नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। और सेकेंड यूनिट में हमारा ये अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हेल्थ कमीशन पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे और इसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो क्या है कि जैसे नीति आयोग तो एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, इसके ये हो गया। और आपके फैमिली हेल्थ वेलफेयर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये हमारे सिलेबस में तो जो भी है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ मेडिकल इकोनॉमी एंड द हेल्थ 2005 में, और किसके अंडर में किया गया था? पी चिदम्बरम फाइनेंशियल मिनिस्टर और रामादोस हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके अंडर में ये हेल्थ कमीशन हम लाए थे। हेल्थ कमीशन का क्या है कि जो हमारे हेल्थ प्लानिंग हम शुरू से लेते आ रहे थे स्टार्टिंग से, तो जैसे इसके बाद हम नीति आयोग पढ़ेंगे। तो नीति आयोग क्या था कि वो जो हेल्थ प्लानिंग था उसका रिप्लेसमेंट था एक तरीके से, उसके जगह पे हम लोग नीति आयोग लेकर आए थे। तो जो जो चीज़ें हमने जैसे बोहर कमेटी में हमने पढ़ा था, कमेटी जब बनाई गई थी, जितने हेल्थ सेक्टर जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी हमने उसमें डाला, सर्वे किया, डेवलपमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कमेटी आई। ठीक, तो 2015 में जब गवर्नमेंट 2015 में जनवरी में उसको नीति आयोग लाया गया, तो उसका यही पर्पस था, जो पुराने हमारे प्लानिंग, जो पुराने हमारे कमीशन चल रहे थे उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। ठीक, तो वही चीज़ें थी लाने के लिए। एक एक चीज़ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? हेल्थ कमीशन के ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या थे? प्रमोट करना था। किसका प्रमोट करना था? प्रमोट द इक्विटी, रिड्यूसिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द अल्टरनेट फाइनेंस मोड। ठीक, पहला ये हो गया। रीस्ट्रक्चर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम फॉर द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हाँ, शुरू से हम लोग लेकर आ रहे थे, जिसमें पॉपुलेशन की अगर हम बात करते थे तो बहुत सारी हेल्थ प्लानिंग में भी हमने देखा था 40,000 से, ठीक, 40,000 से 50,000 तक की बात हम लोग करते थे पॉपुलेशन में, कि हाँ इतना रहना चाहिए। स्टाफ जो थे वहाँ पे, स्टाफ बहुत उस समय 15 से 16 स्टाफ हम लोग रखते थे, 14 स्टाफ रखते थे। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम था हमारा, जो स्टार्टिंग हम लोग करते थे, उसमें हमने कुछ बदलाव किया। बदलाव में जैसे आप कहा गया कि उसको स्टाफिंग पैटर्न हमने बढ़ाया, कुछ स्टाफिंग पैटर्न वहाँ पे बढ़ाया, कुछ और उसको वर्क हमने बढ़ा दिया कि आप इतने प्राइमरी जो केयर है उससे बढ़ के भी आप कुछ प्रोग्राम आप करिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पर्टिकुलर दे दिया गया कि हाँ आप अवेयरनेस वाले प्रोग्राम स्टार्ट करिए वहाँ पे। तो वही है कि हमने उनमें रीस्ट्रक्चर डिजाइन किया, जिसमें आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इतना ज़्यादा ओवरलोड ना देके थोड़ा सा कम किया गया। तो वही आपका आ गया था, सॉरी, लगभग 20,000 से 30,000 के बीच में पॉपुलेशन को डील करने लगा। डिलीवरी कर दिया गया कि इतना ही डिलीवरी आपको कराना है। मेडिकल ऑफिसर की तैनाती ज़्यादा कर दी गई, 4 मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे रखे गए, जिसमें 2 मेडिकल ऑफिसर रखे गए। उसके बाद से जो मिडवाइफरी थी उनका भी वहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट किया गया कि हाँ देखने के लिए। तो ये सारे रिस्ट्रक्चर डिजाइन किए गए थे कि और वहाँ पे क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कर सकते हैं। रिड्यूस डिजीज बर्डन ऑफ द रिस्क। ठीक, दूसरा, स्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द बेटर हेल्थ गवर्नेंस। ठीक, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव इसके हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं, भूलेगा नहीं। प्लानिंग ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, कैसे प्लानिंग किए? इकोनॉमिकल प्लानिंग रोट इन द 1930s, ब्रिटिश पीरियड का था। ठीक, फॉर्मल प्लानिंग ऑफ द बोर्ड एग्जिस्टेड फ्रॉम द 1944 से 1946। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त और रिपब्लिक डे इज द इतना से हमने मेजर चीज़ें कब 1950 के बाद हमने स्टार्ट किया था, जब जवाहरलाल की हमारे नए पीएम जब बने थे, तो उस समय हेल्थ सेक्टर पे और उस हेल्थ सेक्टर पे जो कमीशन लाई गई थी, प्लानिंग के तहत लाई गई थी, कमेटी लाई गई थी, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक, प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज ऑन द 15 मार्च 1950 अंडर द पीएम जवाहरलाल नेहरू के
अंडर में। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, हमको ये दोनों पॉइंट ध्यान देनी है। किसके अंडर में कमीशन लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। कब लाया गया था? 15 मार्च 1950 में। ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड की फंक्शन, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर और की फंक्शन है, ध्यान देंगे। चेयरमैन बनाया गया, चेयरमैन के मतलब किनके अंडर कौन कौन से मेंबर थे, कितने मेंबर हम रख रहे थे उसमें, ये हेल्थ कमीशन को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे एंड 5 मेंबर, जिसमें फंक्शनल थ्रू द प्रोग्राम एडवाइजरी, जनरल सेक्रेटरी एंड टेक्निकल डिवीजन। ठीक। ईच डिवीजन हेड बाय द सीनियर ऑफिसर। मेजर टास्क क्या क्या था हमारा? फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक। जिसमें एडॉप्ट द डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझ में आया? चेयरमैन रहेंगे, डिप्टी चेयरमैन रहेंगे अंडर द 5 मेंबर। उसके बाद से फंक्शनल थ्रू द क्या रहेगा? प्रोग्राम एडवाइजरी, एक प्रोग्राम एडवाइजरी, जनरल सेक्रेटरी एंड टेक्निकल डिवीजन। ठीक है। ईच डिवीजन हेड बाय द सीनियर ऑफिसर। सब में जितने भी हमने डिवीजन बनाए उसमें एक सीनियर ऑफिसर हम रखेंगे। उसके बाद से हमारा क्या क्या काम था? जो हम 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे, है ना, जो अब तक 12th 5 ईयर प्लान तक आ गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना था, उस पर हमको मेजर फोकस करना था, वही हमारा टास्क था। हम जब भी बात करेंगे कोई भी कमीशन, तो हम हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे ही रुकेंगे। ठीक। तो फॉर्मुलेशन ऑफ 5 प्लानिंग एंड नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद से एडॉप्ट द डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ प्लानिंग। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन लिखा जाएगा आराम से। आगे बढ़ें। की फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑफ, जिसमें वही चीज़ है हमने पिछले वाले स्लाइड में देख लिया है। फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, आउटलाइन स्ट्रेटजी ऑफ पॉलिसी, टारगेट ऑफ अक्रॉस द सेक्टर। ठीक। पॉलिसी बनाना, टारगेट अक्रॉस द सेक्टर, रिसोर्सेज एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर बेस्ड ऑफ द प्रायोरिटाइज। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमें होते हैं, तो पहले हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं नीड के हिसाब से, उसके बाद से फाइनेंशियल उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक। प्रोजेक्ट एवल्यूशन, मॉनिटर हम करेंगे। जो भी हमने जैसे 5 ईयर प्लान हम लेकर आए, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरी थी। स्टार्ट था भाई, हमने स्टार्ट किया, देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से पूरे हेल्थ सेक्टर का मतलब पूरी नई तरीके से हमने स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही थी, नई नई पॉलिसी लेकर आ रहे थे। तो उसी पे उसको भाई पॉलिसी काम कर रही है सही कि नहीं, उस पर काम हमको बात करना पड़ेगा। तो उसी की मॉनिटरिंग की, प्रोग्रेस ऑफ द आउटकम, क्या आउटकम हमारा आ रहा है। ठीक। ऑब्जेक्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन, तमाम रिकमेंडेशन उस समय आए थे कमेटी में, बोहर कमेटी में हमने देखा था कि क्या क्या हमें ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा सोशियो इकोनॉमिक हमारा क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस तो उसमें बहुत सारी थी, चाहे एग्रीकल्चर से था, इंडस्ट्री को बैठाने के लिए, इंडस्ट्री काम करने के लिए उसके लिए भी था, पॉवर्टी के लिए था, उसके बाद से आपका हेल्थ सेक्टर था। तो हम लोग बात करेंगे हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर पे इस समय क्या क्या चैलेंजेस थे। हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं था, सब सेंटर नहीं थे, तो उसको उसके स्ट्रक्चर और उसके डिजाइनिंग के लिए, उसके लिए फाइनेंशियल हमें ज़रूरत थी। तो वही कह रहा है, प्रोजेक्ट एवल्यूशन में पॉलिसी हमने बनाई, बहुत सारी पॉलिसी बनाई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम लोग लाए थे, क्या 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 उसमें करना रहता। अल्मा एक्ट हम WHO के द्वारा लाया गया था। तो वही है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द, यही आपका आ गया नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द री ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब आया था हमारा? ये लाया गया था 1 जनवरी 2015। किनके तो इसके चेयरपर्सन इसके चुने जाते हैं। तो PM के द्वारा लाया गया था, माननीय मोदी जी के द्वारा उस टाइम लाया गया था। और इसका क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी नीति आयोग लाने के लिए? नीति आयोग लाने के लिए ये एक्चुअल क्या था, जो है हेल्थ कमीशन था, हेल्थ प्लानिंग, जो प्लानिंग ऑफ इंडिया हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे थे। प्लानिंग जो थी हमारी, हेल्थ प्लानिंग जो था,
उसको रिप्लेस करने के लिए उसको रिप्लेस किया गया था। ठीक, रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा उसको रिप्लेस किया गया था। ठीक, इंट्रोडक्शन इसमें क्या है? प्लानिंग कमीशन 1950 से 2014 तक आया था। बताएं, प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 से 14 तक आया था। ठीक, नीति आयोग फॉर्म कब हुआ? जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। रोल कोऑर्डिनेट और ट्रांसफॉर्मिंग आवर द वर्ल्ड, एंड हमारा क्या था एजेंडा? इसको याद रखना, ये अभी हम आगे भी पढ़ाएंगे। ये क्या है? 2030 तक एजेंडा हमारा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते थे 2030 के लिए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिसर्च एंड एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, ध्यान देना, इनोवेशन एंड द इंटरप्रेन्योर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 भूलना नहीं, सेक्टोरियल एंड इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, collaboration with the state, skill development and the capacity of building। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ऑब्जेक्ट ऑफ नीति आयोग के कितने ऑब्जेक्ट हैं इसमें? 9 ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। पॉलिसी हम बनाएंगे, रिसर्च एनालिसिस करेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, सेक्टोरियल की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, कोलैबोरेशन विद द स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करके जो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें हम ज़्यादातर हम डिजिटल पे बात करते थे, डिजिटल इंडिया का बात करते थे। 2015 के बाद हमने शुरू किया सारी चीज़ें। तो वो स्टेट के साथ कैसे हम जो भी प्रोग्राम पॉलिसी ला रहे हैं तो उसके साथ कैसे काम करेंगे, स्किल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्किल पे बात कर रहे थे, इंटरप्रेन्योर की बात करते थे, नया स्टार्टअप लाने के लिए बात करते थे। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, formulated the policy and the strategy for the various economic sector, focus on the balanced regional development of the addressing of the socio-economic challenges। समझ आया? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या है? फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर द वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर, अलग अलग चाहे बात कर सकते हैं हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, उसमें हमें कितना ज़रूरत है। उसके बाद से एग्रीकल्चर की हम बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल की बात कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल की बात कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या? फोकस द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। समझ में आया पॉलिसी फॉर्मुलेशन का? नेक्स्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हो गया। फोस्टर ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक, इनकरेज द एक्टिव स्टेट पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टेट का ये चाह रहे थे, ठीक, उसको इनकरेज किया जा रहा था। बाकी आपका सेंट्रल और स्टेट में अच्छा कोलैबोरेशन हो सके। दूसरा था रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसमें कंडक्ट द रिसर्च डाटा ड्राइविंग ऑफ द स्टडीज एंड प्रोवाइड द एविडेंस बेस्ड इनसाइड द इंफॉर्मेशन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। रिसर्च एंड डाटा यानी कि जब नीति आयोग आई तो नीति आयोग आने से पहले का जितना भी था, जब कमीशन हम लोग कमीशन चल रहा था हमारा प्लानिंग का, हेल्थ कमीशन और प्लानिंग का, तो ये 1950 से और 2014 तक, ध्यान देना 2014 तक हमने चलाया। पीछे का जितना डाटा था हमने इकट्ठा करके रखा, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, हमें कहाँ कहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में, ठीक, तो वो सारा डाटा था, ठीक। अब इसके बाद 15 में हमने ये स्टार्ट किया, ठीक, 15 में स्टार्ट किया। उसके बाद तो सारी चीज़ें आई ना, आयुष्मान भारत योजना आया, आरोग्य वाला आया, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें हमने बढ़ाया। तो उसके बाद जो डाटा हमने पहले वाला डाटा था कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस थे, तो हमने इसमें क्या निकाला, चैलेंजेस निकाला, ठीक, क्या क्या हमें चैलेंजेस है हेल्थ सेक्टर में। दूसरी चीज़
नीड क्या है, हमें नीड क्या क्या चीज़ों पे है असेसमेंट का, हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूसरे स्टेट से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। तो वो सारी चैलेंजेस थी और उसका रिसर्च, उसको हमने डाटा इकट्ठा किया कि यहाँ कहाँ ज़रूरत है चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो उसके द्वारा पॉलिसी डिसीजन मेकिंग लिया गया। समझ में आया? आगे बढ़े। मॉनिटरिंग एंड evaluation, monitoring ongoing of the program and initiative, evaluate the outcome and suggest course of correction। कोई इसमें नहीं, ये मॉनिटरिंग करेंगे जो भी प्लान हम लेके आ रहे हैं नीति आयोग में, नीति आयोग के द्वारा जो भी फॉर्मुलेशन हमको करना था, डाटा कलेक्शन करना था, जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आगे बढ़े। इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योर हब, मतलब नया स्टार्टअप का एक बहुत दौर चला कि हाँ हम चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बाहर से इंडस्ट्री इंडिया में आने लगी, चीज़ें नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई कि हाँ इसके तहत उनको डाटा कितना हमको शेयर करना है, कितना लेना है, वही सारी चीज़ें हैं। प्रमोट किया गया इनको एडॉप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी को, जाहिर सी बात है 2015 बार न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज होने लगी इंडिया में। इनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द जॉब क्रिएशन, यानी कि स्किल के बेसिस पे काम करते थे हम, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करते थे, जॉब क्रिएशन उस पर बढ़ा। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, इसका हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है भी और अगले लेक्चर में हम शायद इसको ऐड करें। ये पूछता भी है, ये आपका पूछता है 2 नंबर में भी पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है। ये इसके 10-12 पॉइंट होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं। अगेन एफर्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन द पॉवर्टी, अनइक्वलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलप, ग्लोबल चैलेंजेस। ये हमारा एजेंडा हमारा क्या था 2030 तक बोला गया था, हमको अचीव करना है, जितने भी इसमें पॉइंट बोले गए थे उनको अचीव करना है। सेक्टोरियल एंड इंटरडिसिप्लिन, ये अलग अलग है यहाँ से, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, ठीक। वर्क अक्रॉस द सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। ये हमने बात किया था कहाँ कहाँ सेक्टोरियल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमने शुरू में बात किया था कहाँ पे, हेल्थ सेक्टर पे बात करनी थी हमें, कहाँ पे, एग्रीकल्चर, हमने पिछले स्लाइड में बात किया एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी सोर्सेज पे बात करना। ये जब इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्रोचेस टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहाँ कहाँ हमें इकोनॉमी की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन विद द स्टेट के साथ कैसे काम करेंगे। फैसिलिटेट द डायलॉग एंड द कंसल्टेशन विद द स्टेट, आइडेंटिफाई यूनिक डेवलपमेंट ऑफ द नीड एंड प्रायोरिटी। वही बात कर रहे हैं, स्टेट में जब भी हम प्रोग्राम को लाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वहाँ के हम नीड को देखते हैं कि क्या मतलब कि किस चीज़ की नीड है, डेवलपमेंट हमें कहाँ करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट हमें कहाँ करने की जरूरत है, किसको हम प्रायोरिटी देंगे कि हाँ उस सेक्टर में, उस एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत पड़े। इंश्योर द पॉलिसी एंड द रीजनल रिक्वायरमेंट, तो इंश्योर द पॉलिसी ऑफ द रीजनल रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें समझ में आया कैसे कोलैबोरेटिव हम काम करेंगे और कहाँ कहाँ हमें नीड और कहाँ कहाँ ज़रूरत रहेगी स्टेट के साथ। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक। वर्क फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड नया नया स्टार्ट करेंगे। इनहेंस द ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेसिटी फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो इनहेंस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को, कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ कर सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हमारे हैं उसमें स्किल बेस काम कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड काम कर सकते हैं। जो भी हमारे वर्कर हैं, जो भी हमारे स्टाफ है, उसको हम स्किल बेस्ड बना सकते हैं। और जो हेल्थ का उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम बढ़ाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने बाद से
20 बेडेड अगर आपका हॉस्पिटल 20 बेडेड हम कहीं चला रहे हैं हॉस्पिटल, अगर 20 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भाई बढ़ा रहे हैं, थोड़ा वर्क स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, उसको 30 बेडेड अगर हम कर रहे हैं, तो इससे इतने में बढ़ाने में हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने हमें हेल्थ सेक्टर वर्कर चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए, कितने रिसोर्सेस हमें चाहिए, तो उस पर हम उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे। इकोनॉमिक तरीके से कितना हमें फंड लगेगा, कितना पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलें कि एम ऑफ नीति आयोग क्या था। नीति आयोग का शेयर द विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटीज। सही बात है, हम अपने डेवलपमेंट आने के पहले प्रायोरिटी को देखेंगे, क्या क्या नीडेड है, पहले सबसे पहले प्राथमिकता उसको देंगे। प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जाहिर सी बात है, हमने बात किया था स्टेट और स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टोरियल को हम बढ़ावा देंगे। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक प्लान ऑफ द विलेज टू हाई लेवल, डेवलपमेंट करेंगे रियलिस्टिक प्लान फ्रॉम विलेज टू हाई लेवल। प्रायोरिटाइज वीकर सेक्शन फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एड्रेस द इंटरसेक्टोरियल एंड इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल इशू। ठीक, एड्रेस जो भी हमारे इंटर डिपार्टमेंट इशू रहेंगे, जैसे पहले अगर चीज़ें नहीं कनेक्ट हो पा रही थी दूसरे डिपार्टमेंट से, कोई वर्क अगर हमें करना है, जैसे मान लीजिए हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से काम करना है और जो नेशनल राष्ट्रीय मार्ग है उससे मिलकर करना है, तो दोनों डिपार्टमेंट का अच्छे से कोलैबोरेटिव हो, कोई काम अच्छे स्मूथली तरीके से चलाने के लिए। पहले इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारे इशू क्रिएट होते थे कि हमने पहले ये वर्क करना है, तब तक उनका दूसरा उसमें काम आ जाता था, तो दोनों का अच्छे से काम नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत थी। एडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने एजेंडा तैयार किया था कि 2030 तक हमको सही करना है, तो उसके लिए बेस्ट एडॉप्ट किया बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक, कंटिन्यूअस द मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, मॉनिटरिंग करते रहिए चीज़ों का, जो भी प्रोग्राम हम ला रहे हैं। फोकस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन। ठीक है, तो वही है कंक्लूजन, हमने कहाँ कहाँ बात किया, नीति आयोग का पॉलिसी पे बात किया, थिंकिंग और ड्राइविंग द इंडिया डेवलपमेंट ऑफ द एजेंडा, और आपका इनोवेशन, नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग द ग्रोथ, एम ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द इंडिया इनटू द डेवलप द नेशन। ठीक है, दूसरा इसमें था हम लोग के सिलेबस में, ये भी था पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी स्टेक होल्डर एंड हेल्थ प्लानिंग। ठीक, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी स्टेक होल्डर इन हेल्थ प्लानिंग, यानी कि हेल्थ कम्युनिटी में अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में डॉक्टर या फिर नर्सेस या फिर फार्मासिस्ट या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इनके अलावा और कौन कौन लोग होते हैं जो मतलब हेल्थ कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने में, बढ़ावा देने में और एक स्मूथली तरीके से उसको गवर्न करने में, चलाने में। उसके अलावा कौन कौन से चीज़ें गवर्नमेंट होती है, एनजीओ होते हैं कि लोकल वहाँ के लीडर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी की बात करता है। ठीक, तो यही है 2 नंबर में ये पूछा जाता है, स्टेक होल्डर हमारे कौन कौन से, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी स्टेक होल्डर, तो उसमें इनलिस्ट करना रहता है कि कौन कौन से होते हैं, जिसमें आ जाएगा गवर्नमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट में आपका कौन कौन आ जाएगा, आपका लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की। ठीक, स्टेट का तो आएगा ही आएगा, इसमें स्टेट का भी आएगा। उसके बाद से पब्लिक में लोकल आपका अर्बन रूरल जो भी वहाँ पे रहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के, है ना, तो ये आपका पहला हो जाएगा क्या, गवर्नमेंट। ठीक, दूसरा पब्लिक, ध्यान देना। तीसरा
एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ रहते हैं जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें क्या होता है कि बाहरी लोगों की मदद लेनी पड़ती है। किस कारण? अवेयर करने के लिए कि अच्छा स्मूथली तरीके से प्रोग्राम को चलाने के लिए या फिर केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो एनजीओ में वही आते हैं। एनजीओ में कोई अगर प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो उसमें एनजीओ पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम हो, HIV का अवेयरनेस प्रोग्राम हो, मेंटल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, तो जो हमारे एनजीओ होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस या ESI, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडीज, ठीक। चौथा हमारा ये हो जाएगा, पांचवा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडीज। उसके बाद से छठा हो जाएगा हमारा क्या, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये हमारा गवर्नमेंट हो गया जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। दूसरा हमारा हो गया पब्लिक, ठीक, जो पार्टिसिपेट करेगी, पब्लिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। एनजीओ हो गए, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, है ना भाई। अगर जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, ध्यान देना, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट का हो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो वो भी तो आपके हेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई लंबे टाइम से बीमार पड़ा है, कोई ऑपरेशन हो गया, उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो कैसे, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ रहता है, ठीक, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कम्युनिटी स्टेक होल्डर में आते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी, ये तो है ही, इसमें जितने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में वही आपके आ गए, डॉक्टर हो गए, ठीक, डॉक्टर, नर्सेज हो गई। तो समझ में आया? अगर जो कहे कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं तो आप बता दीजिए सीधे। आपके 6 पॉइंट है, गवर्नमेंट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक। मेजर स्टेक होल्डर हेल्थ केयर सिस्टम में क्या हो सकता है? स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट प्ले द रोल ऑफ हेल्थ प्लानिंग। कैसे ये रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो नीड असेसमेंट का हम करेंगे कि उस कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा देना है, और किस में जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हो गया या फिर वैक्सीनेशन की बात करें या फिर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो वो नीड के हिसाब से हम वहाँ काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सही बात है, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी अगर जो हम बात कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो कोई, ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनका इंश्योरेंस है, तो जब ये हेल्थ इंश्योरेंस अगर जो प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है और ये कर रही है, तो जो भी डाटा शेयर कर रही है, जो भी चीज़ें बता रही थी, इनको इस गवर्नमेंट बॉडीज़ को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लें, हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लें, तो जो डाटा देगी कि हाँ हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो पब्लिक लोग हैं, उनमें हमने जो दिया था वो कब बीमार पड़े थे, उनकी सच में ज़रूरत है हेल्थ केयर की उनकी ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप जिम्मेदारी लीजिए, है ना, चीज़ों को होने के लिए। फीडबैक एंड इवोल्यूशन हम करेंगे, इवोल्यूएट करते रहेंगे चीज़ों को। रिसोर्सेज एलोकेशन, हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं। उसके बाद से आता है इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एनजीओ एंड लोकल गवर्निंग बॉडी, वही बात कर लिया हम। तो इतने मेन हमारे रोल, ठीक, ये रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इतने लोगों को हम रखते हैं कि ऐसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। और कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं ये क्लियर हो गया, भूलेगा नहीं। हम स्टेक होल्डर की बात इधर कर रहे हैं, जो 6 हमारे हैं, और कैसे हम काम करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन कौन लोग रहेंगे काम करने के लिए, वो यहाँ पे है। सही है, आगे बढ़े। दूसरा हमारे सिलेबस में ये दिया था, सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, CCHFW, ठीक।
यानी सेंट्रल कौंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछ सकता है, कब स्टार्ट किया गया था, और दूसरा चीज इसके फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बस इतनी चीजें इस पर पूछता है। ये भी हमारे सिलेबस में दिया है। तो ऑन 9 अगस्त 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था, यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसका काम क्या था, ये है आपका फंक्शन, ध्यान देना, ये है इसका फंक्शन, 2 नंबर में आता है। ठीक, फंक्शन में बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ प्रोग्राम एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला इसका क्या फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन हो गया ये बेटर कोऑर्डिनेशन करेगा किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के इन हेल्थ प्रोग्राम ऑफ प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, दूसरा रिकमेंडेशन एलोकेशन ऑफ द फंड स्टेट फॉर द हेल्थ। ठीक, फंडिंग की बात करते हैं, फंड रिकमेंडेड करता है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रपोजल फॉर द पॉलिसी एंड ये कुछ गड़बड़ है, पॉलिसी की बात करते हैं। टू द मेडिकल रिलीफ हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल इथिकल एंड गाइडलाइन। यानी कि दूसरा हमारा क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे प्रपोजल किसमें, पॉलिसी रिलेटिंग टू द मेडिकल रिलीफ, पॉलिसी रिलेटिंग टू मेडिकल रिलीफ हेल्थ केयर ट्रेनिंग। ठीक, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन करने के लिए उनका कुछ इथिकल और गाइडलाइन होता है। तो ये हमारे मेन फंक्शन थे। ठीक, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का पूछा हुआ, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही है। बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे स्टेट और गवर्नमेंट में। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट की, जिसमें हमने फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी पढ़ लिया, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन पढ़ लिया, और हेल्थ कमीशन नीति आयोग, हमने हेल्थ कमीशन भी पढ़ लिया, नीति आयोग। ठीक, उसके बाद से स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, और लास्ट में पढ़ लिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमने 4 चीज़ें इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करेंगे 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 लेक्चर और लगेंगे, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।